हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 7 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को स्कूल छोड़ने आई होती है। स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को यांगुओ सोचने लगती है, क्या मैं अपना पुराना घर देखने फिर से जा सकती हूँ। दिखाया जाता है यांगुओ अपने पुराने घर में पहुंची होती है और वो बाहर से अपना पुराना घर निहार रही होती है। तब पीछे से केजोंग भी आ जाता है और वो देखता है कि यांगुओ वहीं खड़ी हुई है। केजोंग यांगुओ के पास आकर पूछता है, मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यांगुओ को लगता है कि वो यहाँ से जाने के लिए उसे बोल रहा है। यहाँ पर यांगुओ केजोंग को पहचान नहीं पाती है तो उसे पहचानने के लिए केजोंग उस दिन का याद दिलाता है जब उसने ड्रिंक करके बाहर वॉमिट की थी और केजोंग ने उसकी हेल्प की थी। यांगुओ को जब याद आता है कि केजोंग ही वो बंदा था जिसने उसकी हेल्प की थी तो यहाँ पर यांगुओ उससे थैंक यू बोलती है उस दिन के लिए। बातों बातों में ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पर यांगुओ केजोंग से पूछती है, क्या मैं ये घर अंदर से बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने इस घर को अंदर से नहीं देखा है। एक्चुअली केजोंग का प्रोफेशन इंटीरियर डेकोरेटर का होता है और वो इस घर को इंटीरियर डेकोरेट कर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है तो उसे उसकी ओल्ड मेमोरीज याद आने लगती हैं और वो बताती है कि कैसे यांगुओ और यांगदुओ दोनों इस घर में बहुत अच्छा टाइम बिताया करते थे। यहाँ पर यांगुओ को याद आता है कि कुछ साल पहले उसने घर के पीछे कुछ दबाया था तो आज यांगुओ उसे ढूंढने चली जाती है। एक्चुअली कुछ साल पहले यांगुओ ने अपने बैकयार्ड में अपने कुछ टॉयज दबाए थे। वही ढूंढते ढूंढते आज यांगुओ वहां पहुंचती है और वो अपने टॉयज को देखती है। अपने पुराने टॉयज को देखकर यांगुओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सब पीछे खड़ा हुआ है केजोंग भी देख रहा होता है। दूसरे सीन में हमें हुई फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होती है और यूफिंग की गर्लफ्रेंड भी होती है। एक्चुअली हुई फैंग कुछ दिनों से ताइवान से बाहर होती है और जैसे ही वो आती है तो उसे एक इवेंट अटेंड करना होता है। इवेंट में हुई फैंग से बहुत सारे रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कुछ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो उसके बॉयफ्रेंड के रिलेटेड भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं। यहाँ पर हुई फैंग की असिस्टेंट सामने आकर उनको रोकने की कोशिश करती है और बोलती है हुई फैंग को अभी काम है तो वो आपके इन सवालों का जवाब बाद में देगी। इतना बोलते ही हुई फैंग वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि हुई फैंग किसी से चोरी चोरी मिलने जा रही होती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा होता है जहाँ पर वो हुई फैंग का ही इंटरव्यू देख रहा होता है। हुई फैंग और किसी से नहीं यूफिंग से ही मिलने आई होती है। जैसे ही हुई फैंग यूफिंग के पास आती है वैसे ही वो उसे वहीं पर रुक जाने के लिए बोलता है। हुई फैंग देख लेती है कि यूफिंग और किसी का नहीं उसका ही इंटरव्यू देख रही है तो वो टीवी बंद कर देती है और यूफिंग को बोलती है तुम टेंशन मत लो। यहाँ पर यूफिंग उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है कि जब रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं तो तुमने उनको सच क्यों नहीं बताया। यहाँ पर हुई फैंग कुछ जवाब दे ही पाती उससे पहले ही उसका असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे गेट पे आने के लिए बोलती है। हुई फैंग को उसकी असिस्टेंट बताती है कि उसको यहाँ पर आते हुए कुछ रिपोर्टर्स ने देख लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। दूसरे सीन में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक बॉल के साथ खेल रही होती है और उसके साथ बातें कर रही होती है। जब वो खेल ही रही होती है तो अचानक से उसकी बॉल हाथ से गिरकर उसके मुंह में चली जाती है और उसके मुंह के बीचों बीच अटक जाती है। यहाँ पर यांगुओ बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि बॉल अपने आप बाहर निकल आए मगर यांगुओ से वो अकेले से बॉल बाहर नहीं आ रही होती है। वो देखती है कि यूफिंग सामने से जा रहा है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर यूफिंग उसे जवाब देता है कि अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो तुम घर जा सकती हो।
यहाँ पर यांगू उसे इशारे में बताती है कि उसके मुंह में कुछ फंस गया है, तो यूफिंग उसके पास आता है और उसके मुंह से उसकी बॉल निकालने में मदद करता है। जब वो बॉल बाहर आ जाती है तो यहाँ पर यांगू और यूफिंग नोटिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पर वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से अलग करते हैं। यांगू की मदद करते करते यूफिंग के पेट में दर्द हो जाता है, तो वो इशारों में बताता है कि उसकी मेडिसिन कहाँ रखी है। यांगू उसके बैग में से जाकर उसकी मेडिसिन लेके आती है और उसे जल्दी से खिलाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगू बच्चों को लेने स्कूल पहुंची होती है, जहां पर पहुंचने के लिए वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि आज यांगू टाइम पे क्यों नहीं आई है। जैसे ही यांगू बच्चों के पास पहुंचती है, वो उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें घर लेके जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों का फिर से खुरापाती दिमाग चलने लगता है। यहाँ पर वो जो बच्ची होती है वो देखती है कि यूफिंग अपने बेड पे सो रहा है, तो उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। बच्चों ने यहाँ पर यांगू को भी पानी में मिलाकर नींद की दवाई दे दी होती है, जिससे वो सोने लगती है। यहाँ पर उन दोनों का आइडिया कुछ ऐसा होता है कि यांगू को यूफिंग के साथ सुला देंगे और जैसे ही यूफिंग उसे देखेगा अपने साथ, तो वैसे ही वो गुस्सा करेगा और यांगू को यहाँ से निकाल देगा। बच्चे अपना प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ही देते हैं। वैसे ही थोड़ी देर बाद उनकी डोरबेल बजती है। डोर पे और कोई नहीं, हुईफेंग ही आई होती है यूफिंग को मनाने के लिए। वो देखती है कि बच्चे अकेले हैं और जग रहे हैं, तो वो पूछती है कि तुम्हारे चाचू कहाँ पर है। बच्चे बता देते हैं कि चाचू ऊपर कमरे में सो रहे हैं। हुईफेंग जैसे ही कमरे में पहुंचती है, वो नोटिस करती है कि यांगू यूफिंग के साथ सो रही है। बस फिर क्या था, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पर यूफिंग और यांगू दोनों ने ही मेडिसिन ली होती है, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हुआ क्या होता है। यहाँ पर हुईफेंग यांगू के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। जैसे ही वो यूफिंग के पास पहुँचती है, वो उसे भी बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है। पहले तो यूफिंग को समझ में ही नहीं आता है कि क्यों हुईफेंग इतना ज़्यादा चिल्ला रही है और गुस्सा कर रही है। जब वो होश में आता है और समझने की कोशिश करता है कि क्या हुआ है उसके साथ, तो वो यांगू को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर यूफिंग और यांगू दोनों ही हुईफेंग को सफाई दे रहे होते हैं, मगर वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग बच्चों की क्लास ले रहा होता है और उनसे बोलता है कि तुम्हें यांगू से माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे उससे माफ़ी ना मानने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। तो यहाँ पर यूफिंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है इस बार तो तुम दोनों ने बहुत हद कर दी। यहाँ पर यूफिंग गुस्से में ये भी बोल जाता है बच्चों से कि अगर मुझे पता होता है कि तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर लेके ही नहीं आता। तो बच्चे भी यहाँ पर गुस्से में बोल जाते हैं, हम लोगों ने भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप हमें घर से लेके आए। इतना बोलते ही बच्चे घर छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और यांगू उनको पीछे से आवाज़ देती रहती है। यूफिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चे कहाँ चले गए हैं। यूफिंग का ये एटीट्यूड देखकर यांगू को गुस्सा आ जाता है और वो भी बहुत कुछ सुना देती है यूफिंग को। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यांगू बच्चों को ढूंढते ढूंढते चौक पर पहुंची होती है, जहां पर दोनों बच्चे बैठे होते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। यहाँ पर यांगू दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश करती है और अपने चाइल्डहुड के एग्जाम्पल्स भी दे रही होती है कि कैसे अकेले रहना पॉसिबल नहीं होता है, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये सब पीछे खड़ा हुआ यूफिंग भी सुन रहा होता है। दूसरे सीन में हमें यांगू और यांदुओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगू जो होती है वो यांदुओ के पास आकर बोलती है, तुझे पता है दीदी आज मैंने क्या ढूंढा? तुझे याद है बचपन में तेरी एक फेवरेट बुक हुआ करती थी जिसका पेज मैंने गलती से फाड़ दिया था और तूने मेरे ऊपर कितना ज़्यादा गुस्सा किया था। वो पेज मुझे आज मिल गया। जिस पेज को देखकर यांदू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी बुक को निहार रही होती है। दूसरे सीन में हमें यूफिंग और दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पर यांगू बहुत कोशिश भी करती है इन तीनों में बात दोबारा शुरू करने से, मगर नहीं कर रहे होते ये लोग बात।
जैसे ही बच्चे स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं, बच्चे नोटिस करते हैं कि जांग यूफिंग के घर पहुंचा होता है, जिसको देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे होते हैं और अपनी सारी बातें डिटेल में केजोंग को बता रहे होते हैं। यहाँ पर केजोंग यांगुओ से पूछता है तुम यहाँ कैसे, तो यहाँ पर यांगुओ को याद आ जाता है कि यूफिंग जिस रेस्टोरेंट में पहुँचा था वहाँ पर केजोंग भी आया था यूफिंग के साथ और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। यहाँ पर यूफिंग केजोंग के क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलता है ये यांगुओ है और बच्चों की नैनी है। जब केजोंग घर के अंदर चला जाता है तब यांगुओ को याद आता है कि केजोंग ही वो बंदा है जिसने उसकी हेल्प की थी उस क्लब के बाहर। यहाँ पर यांगुओ को याद आता है कि केजोंग को पता है कि वो लेस्बियन नहीं है। उसे डर लगने लगता है कि शायद वो सारा सीक्रेट उसका डिस्क्लोज कर देगा यूफिंग के सामने। यहाँ पर केजोंग और यूफिंग एक दूसरे से आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तो यहाँ पर कल रात की सारी सिचुएशन यूफिंग केजोंग को सही सही बता देता है कि कैसे हुईफैंग को गलतफहमी हो गई और उन सब के पीछे बच्चों का हाथ था। यहाँ पर बात करते करते यांगुओ की भी बात उठ जाती है। यहाँ पर यूफिंग उसे बताता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और ये एक लेस्बियन है। यहाँ पर ये दोनों रेस्टोरेंट वाला इंसिडेंट भी याद करते हैं और केजोंग यहाँ पर याद करता है कि यांगुओ लेस्बियन नहीं है। उसे इस बात का पता होते हुए भी वो यूफिंग को क्लियर नहीं करता है कि उसे गलतफहमी है कि यांगुओ लेस्बियन नहीं है। दूसरे सीन में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर के पास ही पहुंची होती है। यहाँ पर केजोंग का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही केजोंग वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही यांगुओ उससे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या आपने सारे सीक्रेट मेरे डिस्क्लोज कर दिए यूफिंग के सामने। यहाँ पर केजोंग उसे बोलता है कि हाँ मैंने उसको सब कुछ साफ साफ बता दिया, बल्कि उससे क्या ही बात छुपानी थी, ये बात तो उसे जाननी ज़रूरी थी। बस इतना ही जानने की देर थी कि यांगुओ अपने बाल फिर से पकड़ लेती है। यहाँ पर यांगुओ अपने में ही बड़बड़ाने लगती है और बोलती है यांगुओ तो मुझे मार ही डालेगी। यहाँ पर यांगुओ ये भी सोचती है कि कितना सारा पैसा यूफिंग को वापस करना पड़ेगा, मैं वो पैसा कहाँ से लेके आऊँगी अब। यांगुओ ये सब सोचकर बेहोश होने ही वाली होती है तो केजोंग उसको पकड़ लेता है और बोलता है मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैंने यूफिंग को कुछ भी नहीं बताया है। इतना ही सुनने की देर थी, यांगुओ फिर से कॉन्शियस में आती है और बोलती है सच बोल रहे हैं ना आपने उनको कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पर यूफिंग उसे क्लियर करता है कि हाँ मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ पर यांगुओ के साथ इतना गंदा मजाक करने के लिए वो केजोंग को डांटने भी लगती है और बहुत कुछ सुनाने भी लगती है। बाद हमें दिखाते हैं यांगुओ और केजोंग बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। यहाँ पर यांगुओ उसे सब कुछ बता देती है कि क्यों वो नैनी का काम कर रहे हैं यूफिंग के घर पर। अगर यूफिंग को यांगुओ की सच्चाई पता लग गई तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा ये भी बता देती है वो केजोंग को। दूसरे सीन में हमें हुईफैंग को दिखाते हैं जो कि अपने ही घर पहुंची होती है। ये और किसी का घर नहीं बल्कि यांगुओ का ही घर होता है जो कि हुईफैंग ने ही खरीदा होता है। यांगुओ को केजोंग के साथ देखकर हुईफैंग को गुस्सा आता है और बोलती है तुम यहाँ पर भी पहुँच गई। यहाँ पर यांगुओ उसकी पूरी गलतफहमी सही करती है और बोलती है कि उसमें बस बच्चों की गलती थी, कल रात हम लोगों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर केजोंग भी हुईफैंग को सारी बात बता देता है जो कि यूफिंग ने उसे बताई होती है। यहाँ पर यांगुओ भी उसे बोलती है कि हाँ हम दोनों की गलती नहीं थी, वो तो बच्चों ने हम लोगों के साथ प्रैंक किया था। यहाँ पर यांगुओ बोलते बोलते ये भी बोल जाती है कि मुझे यूफिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं लेस्बियन हूँ। इस बात को प्रूव करने के लिए वो केजोंग से बोलती है कि केजोंग मेरी इस बात को प्रूव कर सकता है कि मैं लेस्बियन हूँ। यहाँ पर यांगुओ केजोंग से इस बात पर हामी भी भरवाती है। यहाँ पर केजोंग भी यांगुओ की इस बात पर हामी भर देता है और बताता है हुईफैंग को कि हाँ यांगुओ लेस्बियन है। इतना सुनते ही हुईफैंग का गुस्सा शांत हो जाता है और यांगुओ की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और यहाँ पर यांगुओ को वो थैंक यू बोल के बाहर चली जाती है। यहाँ पर हुईफैंग की असिस्टेंट यूफिंग को कॉल करके बताती है कि हुईफैंग आपसे मिलना चाहती है आज शाम को।
यहाँ पर यूफिंग ने हुईफैंग को प्रपोज करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी होती है। वो उसको एक रिंग देते हुए बोलता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर हुईफैंग उसे मना करते हुए बोलती है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। यहाँ पर यूफिंग हुईफैंग को समझाने की कोशिश करता है, हम बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, अब हमें सोचना चाहिए शादी के बारे में। तो यहाँ पर हुईफैंग उसे बिल्कुल मना कर देती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं हुईफैंग ये सारी बातें अपने असिस्टेंट को बता रही होती है। यहाँ पर असिस्टेंट उसे सजेस्ट करती है कि आप 3 महीने तक अपने करियर पे फोकस कीजिए, जब हमारी नई फिल्म शूट हो जाएगी और वो रिलीज हो जाएगी तब आप अपना रिलेशन डिक्लेयर कर देना। इस बात पर हुईफैंग भी हामी भरती है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग अपने ऑफिस पहुंचा होता है। वहां पर यांदुओ उसे बताती है कि उसका एक क्लाइंट आया हुआ है उससे मिलने के लिए। एक्चुअली ये क्लाइंट एक गुंडा टाइप का क्लाइंट होता है जो कि अपने फादर की बनाई हुई विल को यूफिंग के सामने से जानना चाहता था कि उन्होंने कितना % शेयर उसके नाम किया है। यहाँ पर यूफिंग उसे ये बात बताने से मना कर देता है। तो यहाँ पर वो धमकी देके जाता है कि तुम्हारी फैमिली को मैं देखना ख़त्म कर दूंगा। यूफिंग उस क्लाइंट की इस बात को सीरियसली नहीं लेता है। दूसरे सीन में हमें यांगुओ को दिखाया जाता है जो कि अपने आप में ही बड़बड़ा रही होती है। वो सोच रही होती है कि कैसे आज हुईफैंग और यूफिंग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे और वो बोलेंगे कि हुईफैंग मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। ये सब यांगुओ वैक्यूम क्लीनर के साथ बात कर रही होती है। इस सीन में हमें केजोंग और यूफिंग को दिखाते हैं जो कि बास्केटबॉल खेलने पहुंचे होते हैं। यहाँ पर यूफिंग उसे सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसने हुईफैंग को प्रपोज किया और उसने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर केजोंग उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर उसे क्लब लेकर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं यूफिंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है और केजोंग उसे घर छोड़ने आता है। सीन में हमें दिखाते हैं यांगुओ नीचे ही सो रही होती है। वहीं पर छोटे वाले बच्चे को एक बहुत बुरा सपना आता है और वो वहाँ पर रोने लगता है। वो बड़ी वाली बेटी उसको समझाने की कोशिश करती है कि जो उसने सपने में देखा वो हकीकत में कभी नहीं हो सकता है, मगर वो छोटा वाला बच्चा समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता है। इतना समझाने के बाद भी जब वो समझ नहीं रहा होता है तो बड़ी वाली लड़की उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पर यांगुओ उसे रोकते हुए बोलती है, तुम बड़ी हो, तुम समझ सकती हो, वो छोटा है, वो नहीं समझ सकता है, उसे प्यार से समझाओ। यहाँ पर यांगुओ उस बच्चे को बहुत प्यार से समझाती है और बोलती है, मैं तुम्हें मैजिक स्पेल बताऊंगी जो कि तुम अगर फिर से तुम्हारे सपने में वो डीमन आएगा तो ये स्पेल बोल देना, वो गायब हो जाएगा। यांगुओ की ये सारी हरकतें पीछे लेटी हुई वो बच्ची भी सुन रही होती है और इन दोनों को पागल बोल के वो फिर से सोने चली जाती है। इसी मोड़ पे हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दें।